श्यामला का इस तरह मुझे छोड़ जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आखिर श्यामला पर मेरा अधिकार ही क्या था। जीवन के इस नाटक में वह आ गई थी। क्यों? इसको तो वह सूत्रधार ही जाने जो इस दुनिया को संचालित कर रहा है। मैं हमेशा अपने अंदर यह अनुभव करता रहा कि श्यामला न कभी मेरी रही और न कभी मेरी बन सकती है। लेकिन मेरे अंदर श्यामला के प्रति एक प्रकार की ममता अवश्य जाग उठी थी, और उस ममता से मुझे स्वयं भय लगने लगा था। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा एक सामाजिक स्थान है। शायद स्पष्टता का यही विधान था। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव करूं मैं। एक रंगीन स्वप्न की भांति श्यामला मेरे जीवन में आकर चली गई। उसके चले जाने से मैंने एक प्रकार के सूनेपन का अनुभव अवश्य किया, लेकिन अपने परिवार और कामकाज की व्यस्तता में जैसे वह सूनापन खो गया। हाँ, उस सदमे की स्मृति मेरे मानस पट पर अवश्य एक अमिट चित्र की भांति अंकित हो गई। रह रहकर मैं चौंक उठता था, मानो कोई आ रहा है। एक दिन मैं लौटूंगी, मैं वादा करती हूँ। उसके पत्र का अंतिम वाक्य यह था। अपना वादा वह पूरा करेगी, मुझे इसका भरोसा था। आप पूछ सकते हैं कि मैंने उसकी तलाश क्यों नहीं की। मैं भी कभी कभी अपने से पूछ उठता था कि मैं उसकी तलाश क्यों नहीं कर रहा, लेकिन उसे ढूंढने को जी नहीं चाहा। जो छोड़कर चला गया उसे मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध खींचकर वापस ला सकूंगा, मुझे इसका भरोसा नहीं था। फिर मुझे अपनी आर्थिक अवस्था भी तो सुधारनी थी। श्यामला के जाने के बाद मुझे अपने कारोबार को देखने का समय मिला था। कभी कभी ऐसा लगने लगता था कि श्यामला का चला जाना मेरे लिए एक तरह का वरदान था। शायद मुझे विनाश से बचाने के लिए ही श्यामला मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही है। यह सब तो मन बहलाने की बात है। सत्य यह है कि उसके जाने से मैं मर्माहत हो गया था। अपने उस घाव को भरने के लिए ही मैंने व्यस्तता का जीवन अपना लिया था। कोई भी ऐसा घाव नहीं जो भर नहीं पाता हो, कोई भी ऐसा दुख नहीं जो चिरस्थायी हो। जीवन का क्रम यही है। अगर जीवन का यह क्रम न होता तो दुनिया की शक्ल ही कुछ और होती। श्यामला की स्मृति भी अब धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। समय बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था, और समय के साथ मैं बदलता जा रहा था। दुनिया बदलती जा रही थी। 1 महीना, 2 महीना और धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अब मैं श्यामला का वह वादा भी भूलने लगा था कि वह एक दिन अवश्य वापस लौटेगी। भावना के क्षेत्र से हटकर मैं बौद्धिक वास्तविकता के क्षेत्र में था। शायद यह बौद्धिक वास्तविकता ही हमारे जीवन का, हमारे विकास का एकमात्र सत्य है। बरसात खत्म हो गई थी। शरद ऋतु की सुनहली दोपहर में अब वह ताप न था जो मन को थका देता है। एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी की एजेंसी मुझे भाग्य से मिल गई थी, और मैं बहुत अधिक प्रसन्न था, क्योंकि उस एजेंसी को सरकार से 5 लाख का ऑर्डर मेरे द्वारा उसी दिन सुबह की डाक से मिला था। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैं पत्र लिखवा रहा था, तभी मेरे चपरासी ने कुछ सहमते हुए कमरे में प्रवेश किया, क्योंकि मैंने चपरासी से कह दिया था कि इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ, किसी का संदेश मेरे पास न लाए। चपरासी ने मेरे सामने एक कार्ड रख दिया। झुंझलाकर मैंने चपरासी को डांटना चाहा। उसी समय मेरी नज़र सामने रखे हुए कार्ड पर पड़ गई। रानी श्यामला। मैं जैसे कुर्सी से उछल पड़ा। मैंने अपने स्टेनोग्राफर से कहा, इस समय बस करो, अपने कमरे में बैठो जाकर, मैं तुम्हें फिर बुलवा लूँ। और इतना कहकर मैं दरवाजे की ओर दौड़ा। कितनी व्यग्रता थी मुझ में, मैं कह नहीं सकता। श्यामला बाहर वाले कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसे उठाकर मैं अपने साथ कमरे में ले आई। मैं कहता हूँ कि श्यामला को देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। क्या यह वही श्यामला है जो मुझे छोड़कर चली गई थी? कितनी बदल सी गई थी वह। उसके मुख पर सुंदर गुलाब की आभा आ गई थी। उसकी आंखें शुभ्र और निर्मल आकाश की भांति द्युतिमान थीं। श्यामला के उस सौंदर्य को मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। उसके शरीर पर हीरे और मोती के असली आभूषण थे। वह फ्रांसीसी रेशम की कीमती और दुष्प्राप्य साड़ी पहने थी। उस समय वह वास्तविक रानी दिख रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। कब आई? अभी थोड़ी देर हुई। असबाब स्टेशन पर छोड़ दिया है, वहां से सीधी आ रही हूँ। असबाब स्टेशन पर क्यों छोड़ा? तुम्हारा यहाँ घर है, मैंने जरा शिकायत के स्वर में कहा। इसलिए कि मुझे आज ही यहाँ से चले जाना है।
मसूरी से आ रही हूँ। अब काफ़ी सर्दी पड़ने लगी है। वहाँ अक्टूबर का महीना है ना। कितना आनंद था वहाँ पर, लेकिन हर एक आनंद का अंत होता है। तो वहाँ से मैं बम्बई के लिए रवाना हुई। देहरादून आकर मैं बम्बई जाने के बजाय कानपुर की तरफ चल दी। चंद घंटों के लिए ही कानपुर आना तो बेकार था। एक चिट्ठी से काम चल गया होता। मैंने व्यंग किया। मेरे व्यंग्य पर वह हल्की सी मुस्कुराई। नहीं, चिट्ठी पत्री मेरे बस की बात नहीं। फिर चिट्ठी से काम भी नहीं चलता। वह काम आपसे मिलकर ही हो सकता था। और यह कहकर उसके हाथ में जो अटैची केस था वह उसने मेरे सामने मेज पर रख दिया। ज्ञानचंद जी, जीवन राम ने आपका 20,000 रुपया लिया था और उन रुपयों के बदले वह मुझे आपके हाथ में धरोहर के तौर पर सौंप गया था। इस अटैची केस में वह 20,000 रुपया है, इसे संभाल लीजिए। मैं अवाक सा रह गया। थोड़ी देर तक मैं आश्चर्य के साथ श्यामला की ओर देखता रहा। फिर मैंने साहस बटोर कर कहा, श्यामला, यह तुम क्या कह रही हो? कैसी धरोहर और कैसा रुपया? मुझे यह रुपया नहीं चाहिए। श्यामला ने मेरी आंख में आंख मिलाते हुए कहा, ऐसा न कहिए ज्ञानचंद जी, इस दुनिया में रुपया किसे नहीं चाहिए। आज की दुनिया का सत्य और अस्तित्व ही यह रुपया है। इन रुपयों के कारण जीवन राम ने मुझे खो दिया। मैंने जीवन राम को खो दिया। मैं जीवन राम की थी ज्ञानचंद जी, मैं जीवन राम की हूँ। मैं जीवन राम की हमेशा रहूँ। इस रुपये के बदले वह मुझे आपके हाथों सौंप गया था। वह मुझे अपने से जुदा कर गया था। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि मैं सिवा जीवन राम के और किसी की नहीं हो सकती। आप अपना रुपया संभाल लीजिए। मेरा जीवन राम कर्ज से मुक्त हो गया है। और यह कहते कहते वह उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्या है श्यामला, बैठो ना। क्या तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया कि मुझसे बात भी न कर सको, या इतना गिरा हुआ समझ लिया है कि मेरी छाया से दूर भागो? श्यामला ने बैठकर एक ठंडी सांस ली। यही तो मेरी बदकिस्मती है ज्ञानचंद जी, कि मैं आपको गैर समझने की कोशिश करके भी गैर नहीं समझ पाती, और इसलिए मैं आपसे भाग रही हूँ। मुझे आपसे डर नहीं लगता, असल में मुझे अपने से डर लगता है। मैंने बात बदलने का प्रयत्न किया। खैर, जाने दो इन बातों को। अब यह बतलाओ कि आजकल तुम कहाँ हो? यहाँ से जाकर तुमने क्या किया? तुम कहाँ कहाँ रही? वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी संपन्न हो। और श्यामला ने देख लिया कि मेरी नज़र उसके गहनों पर है। वह बोल उठी, हाँ ज्ञानचंद जी, मैं काफ़ी संपन्न हूँ। ये गहने असली हैं, हीरा, मानिक और मोती। और अनायास ही उसके स्वर में उदासी आ गई। जब से मैं यहाँ से गई हूँ तब से अपने आप को बेचती रही हूँ। आत्मा नहीं, अपना शरीर बेचती रही हूँ। जो कुछ मैं जीवन राम की मौजूदगी में नहीं जान सकी, वह सब मैं अब जान गई। छल, फरेब, झूठ, दगाबाजी, ये सब इस शरीर के व्यापार के जरूरी हिस्से हैं। आप तो व्यापारी हैं, झूठ तो नहीं कहती मैं। और इसी छल, फरेब, झूठ, दगाबाजी के बल पर मैं आज अमीर हूँ, मैं इज्जतदार हूँ। और फिर श्यामला का स्वर बदल गया। आज किसी को मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। किसी के प्रति मुझ में किसी प्रकार की ममता नहीं। मुक्त और बंधनहीन मैं घूमती रहती हूँ। मैं लोगों की जिंदगी बिगाड़ती रहती हूँ, नष्ट करती रहती हूँ। कितनी कटुता थी श्यामला के इस कथन में। थोड़ी देर तक चुप रहकर मैंने कहा, श्यामला, इतनी कटुता तुम में कैसे आ गई है? श्यामला के स्वर में एक प्रकार का आवेश आ गया। कटुता? ज्ञानचंद जी, आज तक कई वर्षों से दुनिया ने मुझे कटुता के घूंट ही तो पिलाए हैं। और फिर भला मुझ में कोमलता कैसे हो? लोग मेरा शरीर पाना चाहते हैं, मेरी आत्मा की तरफ भी कभी किसी ने देखा है? कितना बड़ा अभाव है मेरे जीवन, कितना सूनापन है मेरे प्राण में। काश लोग बाग यह देख सकते तो वे मुझसे दूर भागते। मेरे प्राण भोग विलास के भूखे नहीं हैं, उन्हें भूख है ममता की, हमदर्दी की। लेकिन सब अपने के गर्क में हैं, अपना सुख चाहते हैं, अपने को संतुष्ट करते हैं। ऐसी हालत में अगर मुझ में कटुता आ गई है तो ताज्जुब क्या है? और फिर अनायास ही उसके मुख पर एक करुण मुस्कान आ गई। लेकिन ज्ञानचंद जी, मेरी यह कटुता किसी पर भी जाहिर नहीं होने पाती। मेरे अंदर वाली तलखी तभी जाहिर होती है जब किसी से मेरा काम निकल जाता है और वह मेरे लिए बेकार हो जाता है।
मैंने आपसे कहा ना कि छल और फरेब इस व्यापार के ज़रूरी हिस्से हैं। मैं अपनी कटुता को बड़े मज़े में छिपा लेती हूँ। जिस समय मेरे प्राण रोते हैं, मेरे होठों पर हंसी रहती है। श्यामला की बातें सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गया। क्या हो गया है इस स्त्री को? मेरे मुंह से शब्द न निकल रहे थे। हतबुद्धि सा मैं उसकी ओर देख रहा था। श्यामला मेरे मन की स्थिति को शायद समझ गई, लेकिन इस सब में मुझे अब तकलीफ नहीं होती। जीवन राम को खोने की तकलीफ सह चुकी हूँ ना। लेकिन आप मुझसे नफरत न करने लगिएगा। कम से कम मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आपको मैं धोखा नहीं दे सकती। आप इतने अच्छे हैं। मैं एकाएक भावावेश में आ गया। मैंने श्यामला का हाथ पकड़ लिया। श्यामला, अब मैं तुम्हें यहाँ से न जाने दूंगा। तुम डूब रही हो, मैं तुम्हें डूबने से बचाऊंगा। तुम जानती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आखिर तुम्हें कोई सहारा तो चाहिए। तुम्हारे जीवन में ममता का भी तो कोई स्थान होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि श्यामला की आंखें कुछ तरल हो गईं। उसने अपना हाथ छुड़ाया नहीं। एक टक वह मेरी ओर देखती रही। फिर उसने धीरे से कोमल और करुण स्वर में मुझसे कहा, ममता, सहारा। जानती हूँ इन शब्दों को, इनके अर्थ भी समझती हूँ। हर एक इंसान को इनकी जरूरत पड़ती है। दुनिया इसी ममता और सहारे पर कायम है। मैं आपसे सच कहती हूँ कि इस ममता और सहारे के लिए मेरे प्राण छटपटाने लगते हैं। लेकिन शायद औरत यह ममता और सहारा पाने नहीं आई है। वह दूसरों को यह ममता और सहारा देने आई है। खुद मिटकर वह दूसरों को बनाने आई है। लेकिन ज्ञानचंद जी, मैं बड़ी बदकिस्मत हूँ। मेरी ममता और सहारा पाने के लिए जीवन राम कितना छटपटाया, लेकिन वह इन्हें न पा सका और उसने अपनी नाकामयाब कोशिश में अपनी जान दे दी। लेकिन जीवन राम की ममता और उसका सहारा ये मेरे पास है। इन्हें मैं कैसे छोड़ दूँ? उनकी तस्वीर मेरे दिल में नक्श है। उसे मैं कैसे भूल जाऊँ? मैं इस दुनिया से जीवन राम का बदला ले रही, और इसलिए आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। ज्ञानचंद जी, कम से कम इस वक्त तो नहीं। और इतना कहते कहते वह उठ खड़ी हुई। उसका हाथ अब भी मेरे हाथ में था। उसने अपने हाथ को छुड़ाया नहीं था। वह खड़ी हुई, कुछ देर तक सोचती रही, फिर थके हुए स्वर में बोली, मैं नहीं जानती कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वह खुद कर रही हूँ या यह सब मुझसे कोई दूसरा करवा रहा है। बहुत मुमकिन है मैं जीवन राम को भूल जाऊं, उसकी ममता और उसका सहारा मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। तब मैं आपके पास आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैं आपको जबान देती हूँ। इस वक्त आप मुझे जाने दीजिए। मेरा हाथ ढीला पड़ गया। श्यामला वह अटैची केस मेरी मेज पर छोड़कर चली गई। आज 1 वर्ष बीत गया है। श्यामला वापस नहीं आई। क्या वह वापस आएगी? श्यामला की खबरें कभी कभी मिल जाया करती हैं। वे खबरें अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं। उन खबरों को सुनकर या पढ़कर कभी कभी मुझे उस झुंझलाहट सी होती है उस पर। कभी कभी अपने ऊपर गुस्सा आता है। लेकिन ये खबरें जैसे भूले भटके ही मिल जाती हैं। वह कब कहाँ है, क्या कर रही है, उसे कोई नहीं जानता। श्यामला वापस नहीं आएगी, मुझे तो अभी ऐसा लगने लगा है। और मैं पूछ रहा हूँ, कौन वापस आ सका है? जीवन का क्रम ही है आगे बढ़ना, बिना रुके आगे बढ़ते चले जाना। फिर भी मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। आज भी मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उसकी प्रतीक्षा करके अपने को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? इस आत्म छलना में मुझे एक प्रकार का सुख मिलता है। मैं जानता हूँ वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। उसका वह अटैची केस मेरे सामने वाले स्टेप में वैसे का वैसा ही रखा है। यह 20,000 रुपया वह मुझे दे गई है, लेकिन इस रुपये पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यह रुपया श्यामला का है। मैंने कई बार यह पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ है, ताकि मैं उससे मिलकर उसका रुपया वापस कर दूं, लेकिन मैं असफल रहा। यह रुपया अमानत के तौर पर मेरे पास जमा है। आज उसके पास रूप है, यौवन है, लेकिन कल जब उसकी जवानी खत्म हो जाएगी, जब उसका रूप ढल जाएगा, तब उसे इन रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। उसी कल के लिए यह रुपया वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। लेकिन यह कल कभी नहीं आता। आदमी पैदा होता है, आदमी मरता है। जिंदगी बनती है, जिंदगी बिगड़ती है। हृदय बंधता है और हृदय का बंधन टूटता है। और यह सब आज में होता है, कल एक आवरण है।
जिसके उस पार कोई नहीं देख सकता, जिसका संदेश हमारे कान नहीं सुन सकते। उस आवरण के पीछे क्या है, इसकी हम अपनी अपनी भावना में एक अनुरूप कल्पना ही कर सकते हैं। मैं उस कल में उसको ढलते हुए रूप, मिटती हुई जवानी की कल्पना करके उसके साथ नहीं, अपनी स्मृतियों के सुखद सपनों के साथ अन्याय करूँगा। मैं उसे फिर से पाना चाहता हूँ आज। उसे खो देना यह सब मेरे लिए बड़ा अभिशाप है। लेकिन जिसे एक बार खो चुका हूँ उसे पा सकूँगा। खोकर फिर पा सकना असंभव है। जीवन को उसने खोया, मैंने उसे खो दिया। खोना जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण विधान है जितना पाना। सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। अगर जानता और समझता न होता तो मैं अपनी उलझन में आपको सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पानी लगातार बरस रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस पानी के मिश्रिति की समस्त करुणा उमड़ी पड़ रही है। लेकिन क्या यह मनस्थिति क्षणिक नहीं है? क्या यह करुणा की सृष्टि में मैं स्वयं अपने संतोष के लिए नहीं कर रहा हूँ? आखिर श्यामला मेरी होती कौन है? मेरी एक दुनिया है जो अच्छी तरह बसी हुई है, भरी पूरी है। मेरी पत्नी ड्राइंग रूम में अपने पड़ोस की स्त्रियों के साथ गपशप कर रही है। मेरे बच्चे खेल रहे हैं, मेरे नाते रिश्तेदार हैं। समाज में मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता हूँ। नौकरों चाकरों से घिरा हुआ, मेरे पास वैभव है, संपन्नता है, बहुत बड़ा कारोबार है मेरा। और यह कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। और इतना पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन श्यामला के पास सिर्फ एक चीज़ है, जीवन राम की ममता। वह केवल जीवन राम की है, क्योंकि वह किसी भी दूसरे की नहीं बन सकती। वह मेरी तभी बन सकती है जबकि वह जीवन राम को छोड़ दे। तो मैं जीवन राम को श्यामला से अलग कर देना चाहता हूँ, यही ना? और मुझे स्वयं अपने से ग्लानि होने लगती है। मैं जानता हूँ कि श्यामला वापस नहीं आएगी और मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा हुआ जो वह फिर नहीं आई। लेकिन मेरी यह आवाज़ कितनी शिथिल है, कितनी विवश है, आप इसका अनुमान नहीं कर सकते। मेरे अंदर इस समय कौन सी भावना है यह मैं स्वयं नहीं जान पा रहा, लेकिन सत्य है और मैं इसे स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि वह फिर नहीं आए।